Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया था और एरिक इरिक्सन ने एक अपनी थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे जो थे आपके एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये थियरी डेवलप की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी चारों तरफ की चीज़ों को, जो उनके मतलब चारों ओर की दुनिया है, उनके अगल बगल जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके थ्रू वो चीज़ों को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट उनका इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जो इस पे फोकस रखा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक एक्टिव लर्नर है, मतलब कि सक्रिय शिक्षार्थी, मतलब कि एक सीखने के लिए वो हमेशा सक्रिय होते हैं। जो भी चीज़ें उनके अगल बगल घटित हो रही हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जब इन्वायरमेंट से, और वो चीज़ों को सीखने के लिए भी बहुत तेज़ी से रेडी रहते हैं क्योंकि उनके लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो नया होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया था कि इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। जो आपका सेंसरी मोटर था, प्री ऑपरेशनल था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अलावा इन्होंने जो अपनी एक 2 और चीज़ें बताई थी, जिसमें आपका आता है कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई थी और इन्हीं दोनों को इन्होंने बताया था कि स्टेजेस में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और कैसे ये दोनों काम करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, हम इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं अब चल के। तो जो इन्होंने दिया था, हमने भी बोला ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना। तो जीन पियाजे का कहना था कि जो संरचना होती है दिमाग में, संज्ञानात्मक संरचना के बारे में जो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने अगल बगल की जो दुनिया है उससे सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक स्कीमा बन जाती है। स्कीमा का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक मानसिक ढांचा। जैसे आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप देखते हैं ना, कोई फ्रेमवर्क बनाया जाता है। अगर मान लीजिए हम अभी बात करें कि आपसे अगर पूछा जाए कि एक पेड़ कैसा दिखता है, तो आप क्या बताओगे? एक पेड़ जो होता है उसका उसका जड़ होता है ना? जड़ होगा, उसमें टहनियाँ होंगी। ठीक है, और उसमें पत्ते भी होंगे और कुछ-कुछ आप बताओगे, कुछ पेड़ों में फल भी लगते हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया। ये अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश की किरणों से बनाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें आपको पता है। एक पेड़ के बारे में, एक ट्री के बारे में आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है? कि वो इस तरीके से होता है। तो सेम इन्होंने ये बात बताई थी कि जो बच्चे होते हैं उनके उनके दिमाग में जो एक स्कीमा बना होता है, किसी भी चीज़ के, किसी वस्तु का, किसी घटना का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है? और ये, जैसे कि हम एग्जांपल लें तो स्कीमा फॉर डॉग। तो आपको पता है, अगर कोई किसी बच्चे से आप पूछेंगे, जो छोटा बच्चा होगा, कि डॉग कैसा होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा, बताएगा कि जो डॉग होता है वो पेट एनिमल होता है, उसकी 2 कान होते हैं और उसकी पूँछ होती है, वो भौंकता है। वो जो भी जिस तरीके से बताएगा वो अपना एक्सप्लेन करेगा। सेम ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बताया जाता है। या अगर किसी से आप पूछेंगे क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं, तो एक स्कीमा बना हुआ है कि उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, बैट और बॉल, ये सारी चीज़ें, मतलब एक है। इसी तरीके से हम अगर एग्जांपल लें कि अगर आप कहीं पे आप जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पे आपका स्कीमा बना हुआ है कि आप जाएँगे वहाँ पे, तो आप जब बैठेंगे तो आप वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ पे कैसे बैठना है, कैसे अपना खाना ऑर्डर करना है, फिर क्या करना है, आप चीज़ें आपको पता है। एक रिचुअल की तरह आपको डेली जो रूटीन का आपका होता है वो आपको मालूम होता है। तो ये आपका हो जाता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग।
संज्ञानात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको सोचने और चीज़ों को हल करने, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो वो अपना संज्ञानात्मक संरचना का यूज़ करते हैं, जो उन्होंने अपना कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर के दौरान उन्होंने जो एक स्कीमा बनाया हुआ है उसका यूज़ करके वो जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये आपकी फंक्शनिंग कहलाती है। ठीक है? तो ये उन्होंने कहा था कि जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है वो 2 तरीकों से प्रोसेस होती है, ठीक है? जिसमें आपका आता है एसिमिलेशन और आपका आता है अकोमोडेशन। यहाँ पे एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा। इसका मतलब है कि जैसे कोई बच्चा होगा, उसके दिमाग में कोई एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है? तो अब उसको ज़रूरत पड़ता है अगर कि कुछ नई चीज़ वो देखता है उससे रिलेटेड, किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी जानवर है उससे रिलेटेड वो कोई चीज़ देखता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ठीक है, कि ये चीज़ उससे थोड़ी-सी अलग है, तो वो उसको अपने नॉलेज में वो चीज़ ऐड करता जाता है ना? जैसे कि उसको किसी ने बताया कि पेड़ कैसा दिखता है, तो उसको पता है कि भाई पेड़ बता दिया गया है कि जिसमें टहनियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं और जो सन होता है उससे वो अपना खाना बनाता है ना? अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो ये चीज़ उसे पता है। फिर उससे रिलेटेड मान लीजिए अगर एक एग्ज़ाम्पल लें हम कि उसे पता है कि एक डॉग कैसा दिखता है, ठीक है? तो उसे पता है कि कैसा दिखता है। उसको अगर एग्ज़ाम्पल दें कि एक हॉर्स कैसा दिखता है, आपने बताया होगा कि हॉर्स होता है, वो तेज़ी से दौड़ता है और उसने देखा होगा हॉर्स की पिक्चर कि कैसा दिखता है। अब क्या होगा, वो मान लीजिए डोंकी को देखता है, तो अब वो उसको भी हॉर्स समझेगा, लेकिन जब उसको डिफ़रेंस पता चलेगा कि हॉर्स जो होता है वो तेज़ी से दौड़ सकता है, जबकि डोंकी जो होता है वो तेज़ी से नहीं दौड़ता है, या फिर हॉर्स का यूज़ किस लिए लोग मतलब कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको डिफ़रेंस पता चलेगा कि हाँ, हॉर्स और डोंकी में अंतर है, ठीक है? कुछ चीज़ों के कारण। तो अब उसको ये चीज़ वो ऐड कर लेगा कि हॉर्स अलग है, डोंकी अलग है, तो उसने ये चीज़ ऐड कर ली। तो आपका जो अकोमोडेशन होता है वो आपका एग्जिस्टिंग जो स्कीमा होता है उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना आपका अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है? जब कोई आप नया इन्फॉर्मेशन फिट कर रहे हैं तो आपका वो स्कीमा में ऐड होता है, और जब आपकी स्कीमा में कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं नई चीज़ों से, आपको लगता है कि सिमिलर है बट डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, अपना मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरीके से प्रोसेस करता है। तो हम देख लेते हैं इसके जो 4 स्टेजेज़ हैं। सेंसरी मोटर है जिसमें आपका जन्म से 2 साल तक का होता है। इसमें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, प्री ऑपरेशनल होता है। इसके बाद आपका 2 से 7 वर्ष सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ईगोसेंट्रिज्म होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11, और आपका कंजर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, और फॉर्मल ऑपरेशनल आपका 12 से लेकर आपका ऑनवर्ड्स जो भी होगा, ठीक है? जिसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी होने लगती है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये स्टेजेस कैसे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो सेंसरी मोटर होता है इसमें क्या होता है, ये आपका 0 से 2 साल का जो बच्चा इसमें होता है वो आता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर चीज़ों को सेंस करने का और समझने का, मतलब सेंस इन द मतलब कि वो चीज़ों को टच करके, देख के, छूकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, तो वो सीखते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपका होता है, और इसमें आपका एक और चीज़ होता है एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब इस टाइम पे आप देखेंगे ना, बच्चे आपको क्लियर चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। आप देखते हो ना कैसे बच्चे बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनकी बातों को सुनिए तो वो क्लियर नहीं होता है। तो इसमें आपको एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज मिल जाता है, ठीक है? इसके बाद जैसे हमने कहा कि जो सेंसेस की बात हमने की, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेंसरी और एंड मोटर इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ। अब वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, टच करके कोशिश करेंगे कि ये क्या है उसको पता लगाने की, क्योंकि उनका तो वही तरीका है ना, उनके पास उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस लेवल पे नहीं हुआ है, तो वो चीज़ों को छू कर टच करके ही समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने जो बात की ऑब्जेक्ट परमानेंस की, जो बात है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है शुरुआत में उसको क्या होता है कि अगर आप उसके सामने से कोई चीज़ हटा देते हैं, कोई सामान आपने लिया हुआ है और उस चीज़ को हटा देते हैं, जैसे आपने कोई खिलौना लिया हुआ है और आप उसको हटा देंगे तो उसे लगेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, गायब हो चुकी है, उसके लिए उसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इस स्टेज में धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है कि अगली बार जब आप उसको दिखाएंगे कोई चीज़, कोई टॉय दिखाते हैं,
और उसको आप छुपा लेते हैं तो वो जान जाएगा कि हाँ, ये चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, मतलब सामान तो है, वो जो खिलौना है, बट अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ उसका यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में। ये थ्योरी आपको हेल्प करेगी क्योंकि ये लर्निंग थ्योरी आपको पढ़नी है फर्स्ट पेपर में भी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ किस स्टेज में डेवलप होता है? तो आपका सेंसरी मोटर में होता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपका जो सिंपल स्कीमा जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है, वो कोई खिलौना उठाना है तो उसको ये पता है, ये प्रोसेस अब उसको पता है कि उसको अपने हाथ का यूज़ करना है, कैसे खिलौने को उठाना है। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सीख रहा है चीज़ों को। यहाँ पे आपका सेंसरी मोटर वाला जो हमने बात किया, अब उसको यूज़ कर रहा है। स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ है। उसने देखा लोगों को कि कैसे टॉय को उठा रहे हैं, या कैसे जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे इस एज में जो होते हैं छोटे-छोटे बच्चे, तो वो ट्राई करते हैं कॉपी करने का। लोग जो करते हैं कि स्विच को ऑन या ऑफ कैसे करना है, अगर कोई स्विच वगैरह रखा होता है या इस तरीके से आप देख पाएँगे उन्हें, तो वो कॉपी करेंगे। वो उनको पता है कि स्विच को जाके टच करने पे अगर करते हैं तो लाइट ऑन हो जाएगी और उसको दोबारा टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो उनके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है? इसमें कुछ आपके सब स्टेजेस भी होते हैं जिसमें आपका रिफ्लेक्ट एक्ट्स होता है, मतलब कि अब वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं चीज़ों को देखकर, ठीक है? अब कोई चीज़ हो रही है तो उसपे वो रिफ्लेक्शन देंगे, ठीक है? आप गायब करोगे चीज़ों को तो वो देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है, ठीक है? इसमें आपका आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये इसमें क्या करता है बच्चा कि उसे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो वही करेगा, है ना? आप कई बार देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, उनको मना करिए आप कोई चीज़ करने को, वो सेम काम को बार-बार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, उनके लिए वो एक नई चीज़ है। तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो वो उसको बार-बार दोहराएँगे, आप भले उसको मना करेंगे। जैसे किसी बच्चे को आप मना करिए कि पानी में जाके ना खेले तो वो बार-बार जाएगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज़ को, उसको अच्छा लग रहा है वो। तो प्लेज़रेबल चीज़ों को वो रिपीट करते हैं इसके बाद, ठीक है? मतलब उन्होंने इसको ढूँढ लिया, अब उसको पता चल जाएगा तो वो उसको बार-बार रिपीट करेगा। तो ये आपका सेकेंडरी वाले में आ जाता है, जब वो रिपीट करते हैं सेम चीज़ को बार-बार, क्योंकि उन्होंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, पानी में जाकर उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में, तो वो उस चीज़ को बार-बार काम करेंगे। और इसके अलावा आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी रिएक्शन, जिसमें आपका सेंसरी जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो आ जाता है। अब ये क्या है, तो जैसे कि अब बच्चे को ये पता है कि किस तरीके से उसे बॉल को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ना है, अब उसको मालूम है, तो वो यूज़ करेगा अपने हाथों का, वो मतलब उसको इंस्ट्रक्शन अपने माइंड के थ्रू वो दे रहा है। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएँगी इसमें, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी रिएक्शन, ठीक है? इसके बाद आपका आता है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें वो अपना एक गोल डिसाइड कर लेगा। अब आपने उसको मना कर दिया है कि पानी में जाके नहीं खेलना है, अब वो नहीं मानेगा, वो बार-बार जाएगा और सेम काम करेगा, ठीक है? पानी में बार-बार जाने की कोशिश करेगा। बाल्टी में पानी रख के वो बार-बार उसमें हाथ डालेगा। तो ये उसने एक गोल डिसाइड कर लिया। तो ये आपका टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन आ जाता है, ठीक है? इसके बाद आपका होता है सिंबॉलिक थॉट्स, मतलब अब वो विजुअलाइज़ कर पाता है ऑब्जेक्ट्स को, समझ पाता है, ठीक है? तो हमने ये एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझ लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने स्टेज पे। तो ये जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो होता है बच्चा, उसके अंदर जो सिंबॉलिक थॉट होते हैं और जो लैंग्वेज होती है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अब देखिए जो टुडलर्स होते हैं, जो मतलब थोड़े से इस एज के बच्चे होते हैं, उनको आप देखोगे वो कितने अच्छे से सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। अब वो बोलने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, थोड़ा उनका बातचीत करने को आप समझ पाओगे, वो लैंग्वेज उनकी क्लियर होने लगती है, ठीक है? लेकिन एक जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती है कि इसमें थोड़ा-सा इनके अंदर ये ईगोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है? अब इनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, इनको ज़िद होती है कि हाँ भाई हमारा ये चीज़ करना है, तो करना है। वो ये नहीं समझेंगे कि इनके अंदर ये समझदारी डेवलप नहीं होती है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये जो व्यवहार है वो सही है या नहीं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? और इसमें एक चीज़ की जो कमी आपको देखने को मिलेगी कि ये जो मैथमेटिकल वाली चीज़ें होती हैं ना, अर्थमेटिक वगैरह, ये अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? और ये इसके अलावा जो कम्प्रीहेंड रिवर्सिबिलिटी होती है, इसको भी समझने में इनको दिक्कत होगी। जैसे कि जैसे आप बताते हो 2 + 2 4 होता है, ठीक है? आपने बताया।
अगर अब उनसे कहा जाएगा कि ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि 4 - 2 करके आप बता सकते हो, तो उनको समझने में दिक्कत होगा कि ये और जो ये है, दोनों चीज़ें कैसे सेम हैं। मतलब कैसे सेम हो सकती हैं कि 2 + 2 अगर 4 हो सकता है, तो 4 माइनस अगर 2 करेंगे तो 2 होगा या नहीं? तो ये चीज़ें उन्हें समझने में दिक्कत आती है, ठीक है? ये उनका एक चीज़ होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें ये चीज़ भी समझ में नहीं आएगी कि जैसे अगर उनको आप बताएँगे ना, लैक ऑफ कंज़र्वेशन जो होगा, उसमें एक चीज़ उनको देखने को मिलेगी कि अगर आप बताएँगे कि जो सेम ग्लास में आपने अगर पानी डाला होगा, सेम शेप के सेम ग्लास है और उसमें आपने पानी रख दिया है और बराबर पानी को डाल दिया है, तो उनको ये पता है कि यहाँ पे पानी बराबर है। लेकिन अगर आप बस बर्तन का आकार बदल दे रहे हैं और एक बर्तन को सेम रख रहे हैं और दूसरे का आकार बदल दे रहे हैं और फिर आप बोलेंगे कि किसमें पानी अधिक है, ये कम है, या क्या दोनों में बराबर है? तो वो कहेंगे, इसको तो वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ, दोनों में बराबर पानी है। लेकिन जब वो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो बी वाला ग्लास है, इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि उनको जो दिख रहा है सिर्फ़ वो उसी को मानते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसमें अंतर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी इसमें डेवलप हो जाती हैं। शेप और अपीयरेंस में उनको पता नहीं चलता है, जो कि अभी हमने ये बात की यहाँ पे, ठीक है? उनको आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे ये चीज़ें चेंज होंगी। इसके बाद आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो अब चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करता है और सिस्टमैटिक वे में समझता है, ठीक है? उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अगर अब उनको बोलेंगे ना ऑब्जेक्ट और शेप के बारे में कि इन दोनों में से कौन से ग्लास में पानी कम है या ज़्यादा है, आपने अगर सेम ऐसे रखा कि दोनों में बराबर पानी रखा तो कहेंगे हाँ बराबर है। अगर इसमें भी आपने शेप को चेंज कर दिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सिर्फ शेप का अंतर है, लेकिन जो मात्रा है दोनों में बराबर है। तो वो अब ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा जो होता है उनके अंदर एक कहते हैं कि जो अर्थमेटिक वाली चीज़ें होती हैं अब उनको समझ में आने लगेंगी, ठीक है? और यहाँ पे जो उनका ईगोसेंट्रिक वाला जो एक व्यवहार था कि मतलब वो जो देख रहे थे आपकी जो ज़िद करते हैं अपनी बात को मनवाने का, वो चीज़ यहाँ पे धीरे-धीरे आपको ख़त्म होते दिखेगी। अब उनके अंदर क्योंकि एक समझदारी डेवलप हो गई है कि किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो समझ जाते हैं, ठीक? और इसके अलावा आपका उनको अब अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें आप दोगे, तो ऐसा नहीं है कि अब आपने कोई ऐसी कोई आपने स्टोरी बताई या फिर आपने कोई थॉट्स वगैरह कोई आपने कोई लॉ वगैरह पढ़ाया, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी भी वो उस तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो उतना विजुलाइज़ उस तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स जो होंगे, उनको समझने में उन्हें थोड़ी-सी समस्या आएगी इस एज में और वो आगे के स्टेज में धीरे-धीरे डेवलप होगी, ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट पे। इसके बाद आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल और उसके बाद चलता रहता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, आप वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें आप बताओगे या हाइपोथेटिकल चीज़ें बताओगे, आप उन्हें बताओगे तो वो समझ जाएँगे। आप कोई लॉ लॉ ऑफ मोशन बता रहे हो, है ना? कोई भी आप नियम बता रहे हो कि कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो ये यहाँ पे उनके अंदर डेवलप हो गया। अब वो उस चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पाएँगे, समझ पाएँगे उस लेवल पे, ठीक है? इसके अलावा अब वो बाकी चीज़ों को भी समझ पाते हैं कि कैसे कोई समस्या अगर हो रही है या कोई इवेंट घटित हो रहा है, मतलब कोई घटना घटित हो रही है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या आउटकम हो सकते हैं, ये चीज़ें वो अब उन्हें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि अब उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। और एक चीज़ जो उनको आपको देखने को मिलेगी कि वो कॉम्प्लेक्स एथिकल और फिलोसफिकल इश्यूज़ के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे। क्या गलत है, क्या सही है और कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, इन सब चीज़ों को अब वो समझने लगेंगे। और यहाँ पे अब क्योंकि उन्हें हाइपोथेटिकल चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अब आप उन्हें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स दोगे ना, जो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बता पाएँगे, क्योंकि अब उनके अंदर रीज़निंग और बाकी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को वो समझने लगे हैं। तो ये आपका सारी चीज़ें आ जाएँगी। ये 4 स्टेजेज़ जो हैं, ये आपके बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम चलते हैं एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट, है ना? ये इसको हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है? तो इसको दिया था एरिक एरिक्सन ने, जो कि एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो पर्सनैलिटी होती है, वो
थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मतलब कि पूरे जीवन भर में किस तरीके से डेवलप करती है, ठीक है। और उनका मानना था कि जो पर्सनालिटी होती है वो सिर्फ सोशल चीज़ों से ही डेवलप नहीं होती है, बल्कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ मिलके डेवलप करती है, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए 8 स्टेजेस बताए थे, जो कि एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक हर जो स्टेज होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट या क्राइसिस होगा, जिसको रिजॉल्व करके जो व्यक्ति है अपने अगले चरण में जाएगा और उसकी एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था। अब इनके जो स्टेजेस हैं इनको देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं आपका, यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं, क्राइसिस है और वर्च्यू है। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे आपका कि उनके अंदर एक डेवलप होगी आगे चल के, जो भविष्य में उनके अंदर चीज़ों को डेवलप होने वाले हैं। अगर वो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो क्या डेवलप होगा, और नहीं रिजॉल्व करेंगे तो वो बाकी इश्यूज तो आपके आएंगे ही, ठीक है। तो इसमें आपका इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, यंग एडल्टहुड है, मैच्योरिटी, फिर ओल्ड एज। ये आपका 8 स्टेजेस हैं और ये इनकी क्राइसिस है और वर्च्यूज है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे होप का मतलब उनके अंदर एक आशा, या कह सकते हैं कि मतलब कि आगे वो जब इसमें डेवलपमेंट में जब उन्हें ट्रस्ट डेवलप होगा खुद में, तो उनके कॉन्फिडेंस अपने ऊपर एक डेवलप होगा, ठीक है। और विल का मतलब यहाँ इच्छा शक्ति से है आपका, ठीक है। और पर्पज का मतलब उद्देश्य से है। और कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता या क्षमता से आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और फिडिलिटी मतलब ईमानदारी आपकी आ जाएगी कि अपने चीज़ को लेकर अब उन्हें क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। लव मतलब आप समझ ही रहे हैं। और केयर ध्यान रखना। विजडम का मतलब यहाँ पे आपका ज्ञान या इससे संबंधित हो जाएगा कि आपको एक मतलब एक नॉलेज, एक एक विजडम प्राप्त होता है ना वो। तो इसको चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये आपका बर्थ से लेके 18 मंथ जो होता है वहाँ तक होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, इन्फेंट जो होता है, शिशु, उसका अपने केयर गिवर पे डिपेंडेंसी होता है। मतलब केयर गिवर मतलब उसके माता पिता देखभाल करने वाले, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उसके माता पिता या केयर गिवर उसे कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, जब वो उसे जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसे देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस बच्चे में एक कंफर्ट डेवलप होता है, एक जो चीज़ होती है होप डेवलप होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसे जब भी भूख लग रही है तो उसे खाना मिल जा रहा है, जब वो अनकंफर्टेबल है तो उसे उसके पेरेंट्स द्वारा केयर कंफर्ट फील कराया जा रहा है ना, लव फील कराया जा रहा है, तो उसके अंदर वो चीज़ें उस तरीके से डेवलप होंगी। लेकिन जब ये चीज़ें, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा, जिसके कारण आगे जाकर उसके अंदर क्या होगा, अपने जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर, क्योंकि जो उसके केयर गिवर जो सबसे नज़दीकी लोग थे, उसके माता पिता, उनकी तरफ से जब उसे अविश्वास मिला, वो चीज़ें नहीं मिली, उसकी डिपेंडेंसी के कारण उसे वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई। और यहाँ पे आपका जो वर्च्यू डेवलप हुआ वो हुआ होप, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट स्टेज, आपका आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। यहाँ पे ये 18 महीने से 3 साल का आपका आता है। इसमें जो टुडलर्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि वो ट्राई करते हैं कि चीज़ों को वो खुद से करें, है ना। आप देखोगे जो बच्चे होते हैं ना, ये 2 से 3 साल वाले बच्चों को देखिए आप, वो ट्राई करेंगे, कपड़ा पहनना होगा वो खुद ट्राई करेंगे कि मैं खुद से कपड़ा पहन लूँ। या आप खाना दोगे तो वो, आप खिलाओगे तो वो कोशिश करेंगे, खुद से ट्राई करते हैं, वो ट्राई करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं। और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, विल डेवलप होता है, जब वो अपना इस चीज़ को कर लेते हैं तो, ठीक है। और अगर ये चीज़ें जब उसने नहीं करने दी जाती है, चीज़ों को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, या इसको करने में वो फेल हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो चीज़ डेवलप होती है वो है सेम और डाउट, ठीक है। तो इसके कारण वो अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप कर लेते हैं, मतलब उनको अपने ऊपर संदेह और शर्म की जो एक भावना होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके भी ये जो स्टेज होता है, इसमें ये प्री स्कूल एज होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो नई चीज़ों को ट्राई करता है कि खुद से एक्सप्लोर करे, है ना, पहल करता है, इनिशिएटिव लेता है, जो भी उसके आसपास चीज़ें घटना घटित हो रही है उसमें ट्राई करता है कि वो भी पार्टिसिपेट करे। तो अगर वो ऐसा कर ले जाता है तो उसके अंदर जो चीज़ डेवलप होगी वो होगा पर्पज, है ना।
उद्देश्य से, क्योंकि उसने जो चीज़ ट्राई किया वो उसको उसने कर लिया, उसमें वो सफल हुआ। लेकिन ऐसा होता है कि उसने कोई चीज़ की और उससे कोई गलती हो गई और उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे पनिश्ड किया जा रहा है, या फिर उससे कोई चीज़ करने से मना किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नए इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ डेवलप होगी वो है गिल्ट और एंजाइटी, जिसको हम अपराध बोध कहते हैं। अब उसको लगेगा कि मैंने ये तो गलत कर दिया, अब उससे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, उसे गिल्ट होगा, बेइज्जती महसूस होगी, तो वो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर आपका आता है स्टेज 4, जिसको इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे उद्योग बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष वाला आपका एज आता है। इसमें जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं वो आते हैं, वो नई चीज़ों को, अब स्कूल में जाएंगे तो वो नई चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल्स सीखेंगे, है ना, नए नॉलेज उनको मिलेंगे, वो चीज़ों को चैलेंजेस, नए उनको चैलेंजेस मिलेंगे तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब वो ये चीज़ें कर पाते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं अपने तरीके से, है ना, उनको नए स्किल्स को वो यूज़ करते हैं, तो जब इसमें वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उनके अंदर जो चीज़ डेवलप होती है वो है कॉम्पिटेंस। उनको एक मतलब कंपटीशन जो वो फील कर रहे थे उसमें वो सक्सेस उन्होंने पाया, तो उनको योग्यता और क्षमता, उनके अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। लेकिन वही अगर वो ये चीज़ नहीं कर पाए किसी कारण से, तो उनका क्या होगा, उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी होगी, है ना। अगर वो उन्होंने कुछ प्ले किया, उसमें वो अच्छे से नहीं कर पाए, कोई एक्टिविटी की उसमें वो फेल्योर हो गए या बाकी से पीछे रह गए, तो उनके अंदर ये डेवलप हो जाएगा कि इन्फीरियॉरिटी, हीनता डेवलप हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 5वां स्टेज, जिसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कहते हैं, और ये आप इस स्टेज से गुजरे होंगे आप सभी लोग, 12 से 18 वर्ष। ये एडोलसेंस वाला जो एज होता है ना, इसमें क्या होता है कि लोगों में सेंस ऑफ आइडेंटिटी को लेकर बड़ी वो पहल, मतलब कि वो चल रही होती है कि क्या भाई हम अभी बड़े हुए हैं या छोटे ही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब फैमिली और बाकी लोगों द्वारा, जो बड़े लोग होते हैं उनसे, वो उनको जब कहते हैं, अगर कोई काम वो करते हैं, कोई उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो उनको कहा जाता है, डांटा जाता है, पनिश किया जाता है कि आप अभी छोटे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। वहीं पे जब उन्हें कोई डिसीजन खुद से लेने का मन होता है और वो नहीं लेने दिया जाता है, और तर्क दिया जाता है कि अभी आप छोटे हो, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो ये क्या है, ये उनको रोल कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक जो बच्चा होगा उसके डिफरेंट रोल्स होंगे, है ना। मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके डिफरेंट रोल्स होंगे, वो अपने घर में माता पिता का वो उनका बच्चा है तो उसको एक सन का रोल है, अगर उसके भाई बहन है तो वो एक सिबलिंग का रोल निभा रहा है, स्कूल में वो एक स्टूडेंट का रोल निभा रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो है तो वहाँ पे एक फ्रेंड वाला जो उसका रोल है वो कर रहा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट रोल्स उसके होते हैं, और उनको लेकर उसे कहीं पे उसे बड़े के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और कहीं पे उसे छोटे के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर ये सही से सारी चीज़ें होती हैं तो उनके अंदर जो डेवलप होगा वो है फिडेलिटी। ठीक है, ईमानदारी होगी एक तरीके की, अपने चीज़ों को लेकर वो ईमानदार होंगे, उसको अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर उन्हें अपने आइडेंटिटी का क्लियर सेंस नहीं है, या उन्हें कोई रोल कन्फ्यूजन है अपने लेकर के मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अनिश्चित है अपने फ्यूचर को लेकर कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं डिसीजन तो ले नहीं सकता हूँ, या फिर मैं जो करना चाहता हूँ वो मेरे फैमिली को नहीं, वो नहीं चाहते कि मैं ये करूँ। कन्फ्यूजन होता है करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जिसके कारण ये होता है। फिर इसके बाद आपका आता है जो 6वां स्टेज है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपका 18 से 40 वर्ष का एज है। इसमें आप अपने करियर में जा रहे होते हो, आपका एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हो, आप एक मैरिड लाइफ जो होती है आपकी शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। अगर इसमें आप अपने क्लोज रिलेशनशिप जो है, इंटीमेसी जो आपकी है, वो अपने जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, अपने कलीग्स के साथ, तो आपके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होगा वो होगा लव। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, अपने क्लोज रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तो आपके अंदर जो चीज़ होगी वो होगा लोनलीनेस और आइसोलेशन। ठीक है, जिसमें आप अलगाव और अकेलापन महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, या फिर आप उन्हें अच्छे से जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, देनी चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं। इसके बाद आपका आता है जेनरेटिविटी और स्टेग्नेशन। ये आपका 40 से 65 साल का जो एज होता है इसमें होता है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति ये चीज़ें देख रहा होता है कि वो सोसाइटी में वो अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, क्या वो जो समाज में उसे योगदान देना चाहिए उसने किया, वो अपने फैमिली को वो सपोर्ट, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है जो एक इंसान को प्रोवाइड करना चाहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण वो अच्छे से कर पा रहा है, उनकी एजुकेशन अच्छे से करा पा रहा है। जब वो सारी चीज़ें उसके अंदर
डेवलप होती है और उसे लगता है, वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है अपने इस काम को लेकर, तो उसके अंदर जो चीज़ डेवलप होगी वो है आपका केयर। ठीक है। और अगर ऐसा करने वो खुद को फेल्योर महसूस कर रहा है ना, कि वो जो चीज़ें उसे सोसाइटी में अपना जो एक रोल था उसका उसे परफॉर्म नहीं कर पाया, अपनों के लिए उसने उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए, तो उसके अंदर एक जड़ता आ जाती है ना, जड़ता आ जाएगी और उसको लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, मतलब मुझे जो करना चाहिए था मैंने तो किया ही नहीं, तो ऐसा करने का क्या मतलब है मुझे, मतलब फिर मेरे होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर दिमाग में डेवलप होती हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है 8वां स्टेज, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जो कि 65 साल से ऊपर का एज है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद वाला एज होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी पुरानी जो भी ज़िंदगी रही है, उसने जो भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें की हुई हैं, है ना, अपनी मोरालिटी और बाकी चीज़ें जो उसने उस तरीके से की हैं, तो वो देखता है कि क्या मैंने जो किया अपने पुराने अपने पास्ट में वो चीज़ें मैंने अच्छे से की। अगर वो वहाँ पे पाता है कि हाँ मैंने अपने सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से किया है और अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है जो मुझे करना चाहिए था, तो वहाँ उसके अंदर विजडम डेवलप होता है ना। और अगर वो ऐसा फील करता है नहीं मैं फेल्योर रहा, मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं अचीव की, मैंने अपनों के लिए वो चीज़ें नहीं की जो सोसाइटी में मुझे करना चाहिए था और मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाया, तो उसके अंदर जो चीज़ एक्सपीरियंस वो करता है वो है डिसअपियर, मतलब वो यहाँ पे खुद को निराश फील करता है, उसे लगता है कि वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं रहा है। तो ये 8 स्टेजेस थे जो कि एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए थे। ये स्टेजेस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगी लर्निंग थ्योरी में। ये दोनों थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या डाउट हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल वर्क से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।